दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति इसका कालक्रम क्या है? देखो, वैदिक संस्कृति वह संस्कृति है जो हमारे पुराने भारत के अंदर सबसे पुरानी संस्कृति है और जिस समय आर्यों ने कहा जाता है कि वैदिक संस्कृति आर्यों ने लाए थे। आर्य कौन है? आर्य है जो एक ऐसे लोग या जो मध्य एशिया से आकर भारत में आके बसे थे, जो हमारे जो सबसे पुराने जनजाति है या फिर हम सबसे पुराने जो यहाँ के लोग, इंडिया के सभी लोग अपने आप को आर्य मानते हैं। आर्य क्यों मानते हैं? कि आर्य एक लड़ाकू जनजाति थी, ठीक है। और आर्य का अर्थ क्या है? सबसे पहले बात करते हैं। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम, ठीक। आर्य अपने आप को उत्तम मानते थे। अब वैदिक संस्कृति का मतलब है, अर्थ से, नाम से ही पता चला है कि भाई वैदिक का अर्थ है वेद। जिस काल में हमारे जो वेद है उनका रचनाएं हुई, उनकी रचनाएं हुई, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये वेद है, इनकी जब रचना हुई ने ये काल नहीं है ना के वैदिक काल कहते हैं, यानी वैदिक संस्कृति कहते हैं। इसको देखो कालक्रम क्या है। सबसे पहले तो इसका कालक्रम देखते हैं टाइम के। एक इसका जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व माना है, ठीक है। यह बात। दूसरी बात है वैदिक संस्कृति के बारे में आप जाना तो एक टाइम सब, यानी वैदिक संस्कृति बाई जी के माने वेदों की रचनाएं हुई। तो वेद किसे किसे है? एक तो है ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, बिग बाद में है सामवेद, ठीक है। फिर है यजुर्वेद, फिर है अथर्ववेद, ठीक है। ये चार वेद, जहां वेदां को निर्माण हो, वेदां की रचनाएं हुई, उस काल को हम कहते हैं वैदिक काल, यानी वैदिक संस्कृति। अब वैदिक संस्कृति लायो कौन है? वैदिक संस्कृति लाया आर्य। अब सबसे पहले कई प्रश्न परीक्षा में हमने प्रश्न देखा था कि आर्य कहां के मूल निवासी थे। ये कुछ प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न। तो आर्य कहां के निवासी थे? मूल ये मध्य एशिया के थे। कहां के थे? मध्य एशिया के। हमें कैसे पता चला मध्य एशिया के? क्योंकि एक तो सबसे पहले ये हम मध्य एशिया का माना था मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर है, इसको माना था कि भाई ये मध्य एशिया के निवासी थे। और जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने क्या माना था कि भाई ये तिब्बत के निवासी है। ये कुछ मत है जो कई बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, ठीक है, कि भाई दयानंद सरस्वती जी ने आर्यों को कहां का निवासी माना था? ये भाई तिब्बत का निवासी माना था। और ये जो तिलक है, तिलक जी हैं, इन्होंने कहा था कि यह है उत्तरी ध्रुव से आए हैं। क्यों माना उत्तरी ध्रुव से माना? क्योंकि हमें ऋग्वेद के अंदर ये पता चलता है कि भाई उस समय कहा, ऋग्वेद में हमें पता चलता है कि आर्य जो ऋग्वेद में हमें ये लिखा हुआ है कि 6 महीनों की रात और 6 महीनों के दिन हुआ है। तो कठ लिखेड़ी है, उत्तरी ध्रुव पे होता है 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन, ठीक है। इसका कालक्रम हमें निर्धारित कर लिया तो हम सबसे पहले पढ़ने में आसानी हुआ है, इसलिए अपन वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो अपन आर्य के बारे में जान लेवा कि भाई अपन के बेरो चालो कि भारत के माने आर्य संस्कृति है कि जो वैदिक संस्कृति आगे बसी। तो देखो सबसे पहले इराक हो ना, इराक की एक पुरानी पुस्तक है, सबसे पुरानी पुस्तक है अवेस्ता। कौन सी पुस्तक है? अवेस्ता। अवेस्ता के मायने भी है ना, आपने आर्य की जो संस्कृति है ना, एक बार में वर्णन मिलो है। तो इराक की सबसे पुरानी पुस्तक अवेस्ता, इसको ध्यान रखना इस किताब को, ठीक है। इसके अंदर आर्यों का जिक्र हुआ है। तो इको मतलब कि राजस्थान के मायने यानी भारत के मायने आर्यों का वर्णन हुआ है, ठीक है। अब हमारी संस्कृति कैसे दिन ब दिन चेंज होती जा रही है, उस समय हमारी संस्कृति क्या थी और आज क्या संस्कृति हो गई है, ठीक है। कितना बदलाव हुआ है, 10 सालों के अंदर ही हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, ठीक है। अब इराक की और दूसरी
और क्या पता चलता है, दूसरे हमें स्रोत पता चलता है, एक इराक का एक अभिलेख है 1600 ईसा पूर्व का। कौन सा है? 1600 ईसा पूर्व का एक अभिलेख है। कौन सा? कस साइट। ठीक है, यह अभिलेख है, ये याद रखना, कई कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। और एक 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। कौन सा? मितनी का अभिलेख। मितनी का अभिलेख, इसके अंदर भी ये दो अभिलेख है, इसमें भी आर्यों का जिक्र हुआ है। इसलिए हमें पता चलता है कि भाई भारत का मायने आर्य आके बस्या। अब बस्या कढ़ेगी, देखो बताओ, मध्य एशिया आया तो मध्य एशिया से सबसे आकर ये पहले पंजाब के क्षेत्र में प्रवेश किया। अपन के बड़े पंजाब क्षेत्र में प्रवेश करियो, क्योंकि ऋग्वेद काल के अंदर हमें सिंधु नदी का वर्णन मिलता है, गंगा नदी का वर्णन मिलता है, और जो मुंज व्रत, जो हिमालय के जो एक पर्वत है कश्मीर के अंदर, उसका वर्णन मिलता है। और अफगानिस्तान के अंदर जो नदी है कुंभा, और कई यमुना नदी का वर्णन है। इसलिए हमें पता चलता है कि अफगानिस्तान से लेकर के पूरे भारतवर्ष में लगभग इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इसलिए ये आर्यावर्त नाम लिख लिया था पूरे भारत का इन्होंने, यानी कि अफगानिस्तान भी भारत के अंदर ही उस समय आता था। गंगा नदी का इसमें एक बार वर्णन मिला है हमको ऋग्वेद में, और यमुना नदी का 3 बार वर्णन मिला है। अंक मूल काम के हो, आर्यों का मूल काम था, वो था पशुपालन, पशुचारण, यानी पशुओं को चराना। ठीक है, और कृषि था इनका गौण कार्य था। कृषि था, ये गौण कार्य था, मतलब कदकाऊ जस्ती तो कर लेता, न करता तो न करता, लेकिन मूल काम था इनका पशुचारण। ठीक है, और भारत में आकर इन्होंने बस गए। और अब इनकी देखो उस समय उनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, और आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक जीवन इनका कैसा था, उसके बारे में हम पता करते। इसलिए हमको पढ़ने में आसानी हो, इसलिए हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो क्या, वैदिक संस्कृति को 2 भागों में डिवाइड कर लिया। क्या क्या? एक तो ऋग्वेदिक काल कर लिया इसको, ऋग्वेदिक काल। ठीक है, दूसरा कर लिया उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, देखो ऋग्वेद में तो केवल ऋग्वेद, और उत्तर वेद में जगह 3 और वेद ने वैवेद। ठीक है, अब ऋग्वेद के माने लोगों को जनजीवन कया को हो, बठा को रहन सहन कया को हो। जब भारत में आर्य आया तो बानकी की समस्याओं को सामना करना पड़ो। देखो अब आपका काल निर्धारण करना ऋग्वेद को है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल है आपा इन दे दियो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल में लोगों को जीवन कैसे हो, कया को हो, लोग कया जीवन जीता। ठीक है, अब ऋग्वेदिक काल के बारे में अपन बताऊं, देखो छोटी सी बात, आज अपनी संस्कृति में कितना बदलाव हुआ है। लोगों कहीं समझ में को नहीं आएगी भाई कि ऋग्वेद काल में अया को जनजीवन हो उसको हो कि लोग जी टेम अया को जीवन जीता कतो अपने 10 साल का मायने ही बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। हमारी संस्कृति में कितना बदलाव हो गया है। ठीक है, पहले तो आर्य जब भारत में आकर बसे थे तो जो भारत के मूल निवासी थे जिनको ये आर्य अनार्य कहते हैं या नकटी चाक नाक वाले ऐसा बोलता है कुछ इनको अनार्य। ठीक, इनके साथ में इनको संघर्ष करना पड़ा था और ये कबीले के रूप में रहते थे। किसमें? कबीले के रूप में, एक कबीले के अंदर रहते थे। सबसे पहले इन्हें समस्या का सामना करना पड़ा कि जब ये यहां पर आए तो इन्हें संघर्ष करना पड़ा अनार्यों से, मतलब जो भारत के जो मूल निवासी थे उनके साथ में संघर्ष करना पड़ा। तो हम आर्यों की राजनीतिक जीवन के बारे में आज पढ़ रहे हैं। राजनीतिक जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, उस समय उनका जीवन कैसा था। जब आर्य भारत के अंदर आए,
भारत में आने के बाद में जब ये 100-200 का एक कबीला बन गया तो उन्हें संघर्ष करना पड़ा। तो ये क्या हो, बोले भाई अया तो आपने पार पड़े को नहीं, तो आप आगो मूल कार्य क्या हो, मूल कार्य था पशुचारण। ठीक है, पशुचारण में इनका प्रिय पशु कौन सा था, घोड़ा। ठीक है, और धन के रूप में ये गाय प्रयोग में रहती। पहले कोई रिपियत होता को नहीं, गाया कोई आदान प्रदान होया करतो, और पहले गाया का ही लड़ाई होया करती, इसलिए युद्ध के समय में भी इसको गविष्ठी इसका प्रयोग किया जाता। इनका देखो आर्य सबसे पहले आके ऐ सोचा कि भाई अपन एक आदमी को चुनाव कर लिया जको आपनो राजा को काम करे। कौन है, एक तो आपके कबीला को एक आदमी को चयन कर लियो, बिन भाई बोले तन्ने में एक राजा बना दिया मारो। ठीक है, और एक बदले के मायने तन में के करांगा, तू हमारी रक्षा करिए। तो राजा को काम क्या हो, राजा को काम हो एक तो इनके मवेशियों की रक्षा करना, मवेशियों की रक्षा करना। दूसरा है कोई भी इस कबीले पे कोई आक्रमण कर दे तो युद्ध करना। और तीसरा था वो था कि भगवान होते थे जो धर्म था उनका, उनके बीच का संवाद का कार्य करता। मतलब कोई यज्ञ करवा दिया और करवा दियो, धार्मिक अनुष्ठान ऐसा बड़ा राजा करवातो। तो इन कबीला में क्या क्या था, पहले कबीले में था इनके गांव को हम इसको कहते थे गो और विष और जन, ये प्रथा था। तो मतलब जो विष का था तो उसको विषपति कहते थे, और जन का जो राजा होता था उसको कहते राजन। इनका चुनाव, राजा का चुनाव कैसे करते थे, राजा का चुनाव किया जाता था कि जो इनकी एक समिति हुआ करती थी। कौन सी समिति, देखो इन्होंने क्या किया, बोले एक समिति का गठन कर लेते हैं। कौन सी समिति का, एक इसने बना लिया, एक तो सभा, एक समिति, एक विद्वत, एक गण। ये नहीं क्या समिति थी, सभा थी। तो सभा में तो गांव का बूढ़ा बडेरा आदमी और समझदार आदमी भाग लिया करता। समिति के मायने जगह के कबीले का जितना भी आदमी आना है वह सगड़ा कबीला का मायने एक मायने निवास करता। ठीक है, और विद्वत एक ये अलग संस्था थी, गण एक अलग संस्था थी। इनका काम क्या था, समिति का कार्य था राजा का चुनाव करना, जी के मायने पूरा कबीला का आदमी आता। ठीक है, सभा को काम हो एक मायने बूढ़ा बडेरा आदमी जगह समझदार वह आदमी वृद्ध आदमी आता एक मायने। और विद्वत ये थी एक ऐसी संस्था थी इसमें जो लूटे हुए धन का बंटवारा होता था, लूटे हुए धन का बंटवारा होता था। ठीक है, उस समय वैदिक काल के अंदर, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, जो अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। और इसमें विधवा विवाह और पुनर्विवाह का भी प्रचलन था। जो आज हमारे समाज के अंदर जो कुप्रथाएं थी, कौन कौन सी प्रथाएं, जैसे दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा, ये कुछ प्रथाएं ऐसे नहीं थी। महिलाएं थी वो राजनीतिक रूप में भी बहुत ज्यादा सक्रिय थी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो समाज है वो महिलाओं के प्रति ऐसे नकारात्मक विचार रखता है या फिर ऐसी कुछ उनके समानता का भाव नहीं रहता है, ऐसा नहीं। हमारी जो वैदिक संस्कृति है ये कहती है उस समय महिलाएं भी उसमें राजा का चुनाव करने में भाग लेती थी, राजनीतिक स्थिति में भाग लेती थी। उस समय महिलाओं का भी उपनयन संस्कार हुआ करता था, उपनयन संस्कार हुआ करता था महिलाओं का भी। मतलब शिक्षा क्षेत्र में जाते समय जनेऊ धारण करना ये एक उपनयन संस्कार है। कि ब्राह्मणों को तो उस समय की कहा जाता है कि ब्राह्मणों को तो जो बच्चे होते हैं वो 11 वर्ष में, क्षत्रिय के होते हैं वो शायद 15 वर्ष या वैश्य के भी 15 वर्ष, ऐसे में कुछ उपनयन संस्कार है, उम्र का निर्धारण किया था। ये उस समय राजनीतिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। और हम कल पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के अंदर जो आर्थिक स्थिति के बारे में।